नमस्कार, एपीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में एमपी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है और रुझानों में तेलंगाना में कांग्रेस बहुत आगे चल रही है। मतगणना के बीच सीएम शिवराज सिंह से मिलने भी पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मतगणना के बीच सीएम शिवराज सिंह से मिलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से लगातार बढ़त बनाए हुए आगे बढ़ रही है रुझानों में, जिस तरह से एमपी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, रुझानों में तेलंगाना में कांग्रेस बहुत आगे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल रुझानों में कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे है तो कहीं कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाते हुए अपना राज पक्का करने की कोशिश कर रही है। साफ तौर पर ये चीज तेलंगाना में नजर भी आ रही है, बहुत ज्यादा आगे चल रही है तेलंगाना में कांग्रेस। बीआरएस पार्टी साफ तौर पर कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, रुझानों में तेलंगाना में कांग्रेस बहुत आगे चल रही है और इन मतगणना के बीच में अगर बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह से मिलने सिंधिया पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ है इसी पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और इससे जुड़ी हुई अपडेट चारों राज्यों में कौन किससे आगे कौन पिछड़ सकता है, किसकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, ये सब साफ कर रहे हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एमपी में, राजस्थान में बीजेपी आगे दिख रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है और तेलंगाना में एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है, कांग्रेस बहुत आगे नजर आ रही है। बीआरएस पार्टी कहीं पर भी साफ तौर पर बिछड़ती हुई नजर आ रही है। रुझानों की लगातार बात कर रहे हैं, ये फैसले अभी तब्दील नहीं हुए हैं रिजल्ट में, ये रुझान रिजल्ट में तब्दील नहीं हुए। परिणाम क्या कुछ होंगे कुछ वक्त बाद ये साफ हो जाएगा। लेकिन रुझानों में अगर देखा जाए तो एमपी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तेलंगाना में कांग्रेस बहुत आगे चल रही है और इन सबके बीच में जहां रुझान सामने आ रहे हैं वहीं पर मतगणना के बीच कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। लगातार दावे वादों की झड़ी लगाई गई, चारों ही राज्यों में सभी पार्टियों ने अपने दावे किए, अपने वादे किए। किसी ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, किसी ने भ्रष्टाचार की दुहाई देते हुए जनता से कहा कि वो उसको वोट करे। लेकिन अब साफ तौर पर क्या कुछ स्थिति बनती है, राजस्थान का इतिहास सभी जानते हैं कि कितने वक्त से एक बार कांग्रेस की सरकार तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये इतिहास हमेशा से कायम रहा है। लेकिन तो लगातार इसी चीजों पर लेकर बातचीत कर रहे हैं मनप्रीत जी। जिस तरह से लगातार हम रुझान देख रहे हैं, एमपी राजस्थान की बात की जाए तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जा रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खुद से पहले से ही सत्ता में बैठी हुई है, वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है और तेलंगाना में तो साफ तौर पर कांग्रेस बहुमत पाती हुई भी नजर आ रही है। रुझानों को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पे तो राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा। 30 सालों से परंपरा ही चली आ रही है कि एक साल वो भाजपा की सरकार बनाते हैं, वहां के लोग एक साल कांग्रेस की बनाते हैं। इस बार जो है अशोक गहलोत ने बहुत मेहनत की करी थी, पर जो उनका और सचिन पायलट का ये जो 36 का आंकड़ा रहा है, कम से कम 3.5-4 साल तो वो उसी में उलझे रहे हैं। और उसके बावजूद आला कमान की उन्होंने बात नहीं मानी कि वो जब अध्यक्ष के लिए उनको सिलेक्ट करना चाहते थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं
प्रेफरेंस दूंगा, वहीं पे सीएम की कुर्सी से चिपके रहे और उन्होंने कहा कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। तो ये जो कुर्सी का प्यार है और ये सचिन पायलट के साथ ये जो इनकी 36 का आंकड़ा रहा है, उसका उनको मुझे लगता है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत के खिलाफत में एंटी इनकन्वेंसी थी या लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे जी। उनके जो इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो उनके ऊपर लोगों का विश्वास था, लोग उनको प्यार भी करते थे। पर उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस हारी है तो मुझे लगता है वो उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद का भी एक विशेष महत्वपूर्ण एक फैक्ट रहा है। उसका कारण ये है कि सचिन पायलट पिछली बार जब जीते थे तो गुज्जर वोट बढ़ चढ़ के उनको मिले थे और उन्होंने सोचा था कि ये हमारे नेता हैं, गुज्जरों के नेता हैं, और उन्होंने सोच लिया कि ये सीएम फेस के लिए हैं तो सीएम बनेंगे। पर उनको लगता है कि पिछली बार उनके साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि पूरी जो गुज्जर जाति है वो यही सोच रही थी कि सचिन पायलट को जो सोचा गया है कि वो सीएम फेस बनाने के बावजूद भी उनको नहीं बनाया सीएम, तो हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इस बार वो वोट जो है, वो जो गुज्जर वोट है, वो छटक के भाजपा की तरफ आते हुए नजर आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि सचिन के साथ हमें या अशोक गहलोत के साथ हमें कोई नाराजगी नहीं है, पर जो विधायक हैं लोकल उनके साथ गुस्सा है। अमनप्रीत जी, ये जो स्थिति फिलहाल राजस्थान में नजर आ रही है, वो क्या एक तरह से माना जाए कि कांग्रेस के बीच में ये जो इतनी तकरार, अंतर कलह राजस्थान में जो गहलोत के बीच में और सचिन पायलट के बीच में नजर आई है, सीएम फेस को लेकर भी दोनों की तरफ से टिप्पणियां साफ तौर पर, हम इसको डिस्कस भी करते रहे थे काफी वक्त तक, कि दोनों ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा और पायलट कहते हैं कि ये आला कमान तय करेगा। इन दोनों की झड़प में कहीं जनता को ऐसा तो नहीं लगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे नुकसान के लिए ही है? देखिए, अशोक गहलोत जो हैं वो आला कमान से भी नहीं संभल रहे। उन्होंने कितना समझाने की कोशिश करी पर वो माने नहीं, और वहां पे राजस्थान में उनका इम्पैक्ट तो है ही। अगर अंतरकलह की बात करें तो वो तो भाजपा में भी है। वसुंधरा राजे को अंत तक पीएम मोदी ने, अमित शाह जी ने हाशिए पे रखा था जी। पर जब उनके प्रभाव को देखा, क्योंकि भाजपा की अगर बात करें या फिर इनकी बात करें वसुंधरा राजे की, तो अगर राजस्थान में इनके इम्पैक्ट को देखा जाए तो राजस्थान की भाजपा मतलब वसुंधरा राजे और वसुंधरा मतलब भाजपा जी। तो इनको झुटलाया नहीं जा सकता कि ये जो लोगों का इनके साथ प्यार है, और वहां पे जब वसुंधरा राजे की सरकार रही है तो वहां पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई दंगे फसाद नहीं होते थे, लोग सब उनको प्यार करते थे। लास्ट मोमेंट पे जब लगा कि वसुंधरा राजे के बिना जीतना आसान नहीं है राजस्थान, तो उनको जो रैलियों में भी बुलाया गया, उनको बोलने का भी मौका दिया गया। यही चीज थी कि पहले ऐसा होता था कि स्टेज शेयर करने के बावजूद भी मोदी जी ने उनका नाम तक नहीं लिया था जी। और घोषणा पत्र की जब बात हुई थी तो आपने भी देखा होगा कि मीडिया में कैसे वो झटकते हुए घोषणा पत्र को राजे जी नजर आई थी। तो ये जो अंतरकलह है, वो चाहे सचिन पायलट की हो, चाहे वो अशोक गहलोत की हो, या फिर वसुंधरा राजे और अमित शाह और मोदी जी की हो, तो ये तो दोनों पार्टियों को मुझे लगता है कि खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। पर लोग किस चीज को तरजीह देते हैं, हमें ये देखना होगा। और अगर उम्मीदवारों की बात करें जो बागी हुए हैं, हम कृपाल परमार को नहीं भूल सकते। हिमाचल प्रदेश में वो बागी हुए थे, उनको पीएम मोदी का फोन चला गया था। मतलब उनका बागी होना इतना इम्प्रेसिव था वहां पे भाजपा के लिए कि मोदी जी को उनको कॉल करनी पड़ी। येदियुरप्पा को नहीं भूलेंगे हम कर्नाटका में, वो भी बागी हुए थे, उसका भी खामियाजा बीजेपी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। तो राजस्थान में भी इसी तरह की 21 सीटों की अगर बात करी जाए तो उसमें भी बागियों को साधने की कोशिश राज्य भी कर रही है और गहलोत भी कर रहे हैं जी। बागियों को और निर्दलीयों को साधने की बात हो रही है। और हम ये नहीं कह सकते कि भी एक तो भाजपा के बारे में ये बात है कि अगर भाजपा जीती है तो भी सरकार बनाती है, हारती है तो भी सरकार बनाती है। तो अशोक गहलोत का भी यही कहना है, उनके मन में भी ये चीजें चल रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार और वसुंधरा राजे के साथ उनका प्यार है, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा राजे नाराज तो है ही भाजपा आलाकमान से, तो पता चले जीतने के बाद वो अपने हिमायतियों के साथ अशोक गहलोत के साथ जाके मिल गई। तो अशोक गहलोत के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर वो जीतेंगे तब वो सरकार बनाएंगे, वो तो फैक्ट है। अगर वो हारेंगे तो वसुंधरा राजे के साथ या निर्दलियों के साथ जाके भी सरकार बना सकते हैं। ये ऑप्शन भी उनके पास है, क्योंकि राजनीति के जादूगर तो है ही वो। नहीं तो ये कह सकते हैं कि ये जो 21 सीटें जिसके पास होगी सरकार वही बनेगी, या फिर जिसकी सरकार बनेगी ये 21 सीटें उसके पास होंगी। बिल्कुल, निर्दलीय उसके पास होंगे। क्या हो सकता है? किंग मेकर का भूमिका निभाएंगे ये जो निर्दलीय हैं और
ये जो बागी उम्मीदवार हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जाएंगे उसी तरफ जो जीता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, हार यानी के कि एक साथ सरकार नहीं जिसकी जाएंगे। बनेगी उसी तरफ ये 21 निर्दलीय और बिल्कुल। 21 सीटों के लोग वहीं पर नजर आएंगे। क्योंकि देखिए साफ वक्ता तौर पर। बात अगर राजस्थान की होगी तो वहां निर्दलियों को निगलेक्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही देखिए अगर जैसा कि अमनप्रीत जी ने साफ तौर पे कह दिया कि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे अपना समर्थन अशोक गहलोत को दे दें। और देखिए ये किसी से छुपा नहीं है कि गहलोत और राजे की दोस्ती काफी पुरानी है। ऐसे में राजस्थान की जो राजनीति है बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सत्ता देखिए हाशिए पे है और सत्ता सबको चाहिए। लेकिन हम इस चीज को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि वसुंधरा राजे को जिस प्रकार से किनारे किया गया। अमनप्रीत जी, मेरा सवाल आप ही से है जी। जिस प्रकार से वसुंधरा राजे को किनारे करके चुनाव लड़ा गया और सीएम चेहरे पे नहीं बल्कि पीएम चेहरे पे और कमल पर चुनाव लड़ा गया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सारी जगह ऐसा हुआ है नलिनी। अगर हम पीएम चेहरे की बात करें, मोदी मैजिक की बात करें, तो हमेशा पहले के इलेक्शन में ऐसा होता था कि मोदी जी मोदी इमेज और मोदी चेहरे को आप देखो और किसी को मत देखो। पर इस बार मोदी जी ने खुद अनाउंसमेंट कर दी कि आप किसी उम्मीदवार का मत सोचो, किसी के उम्मीदवार के चेहरे पे मत जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ लोटस को देखो, आप सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे मोहर लगाओ। तो शायद क्योंकि आपको ये भी बातें सूत्र बता रहे हैं कि जैसे आरआरएस जो है वो उनको भी पसंद नहीं था कि मोदी जी को आगे लेके अभी जो आने वाले इलेक्शन है उनमें वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि अब की बार जो है उम्मीदवार पे मत जाओ, उम्मीदवार के चेहरे पे मत जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे मोहर लगाओ। तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए नजर आए हैं। और लोगों ने, क्योंकि अगर लोगों का प्यार है, देखिए लोग आपने जैसे देखा कि मुद्दों पे वोट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज की बात सोच के कि उनको कितना किससे फायदा हो सकता है। देखिए महंगाई का जमाना है, हर कोई ये सोचेगा जैसे ही महिलाओं को अगर साधने के लिए 400 का सिलेंडर हो गया या फिर उनके खातों में जो कैश है वो डायरेक्ट उनको जो ट्रांसफर मनी करा गया, तो उसको लेके भी थोड़ा सा ये है कि महिलाएं जो हैं उनको साधने का काम किया है। पर अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो महिलाएं तो दोनों स्टेट्स की खुश हुई हैं। तो अगर शिवराज सिंह चौहान को जिता रही हैं तो फिर अशोक गहलोत को क्यों हरवा रही हैं? लेकिन देखिए अमनप्रीत जी, इस चीज को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ खेला था राजस्थान। प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। मध्य प्रदेश राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर और तेलंगाना में कांग्रेस आगे है, बीआरएस बहुत ज्यादा पीछे है। साथ ही साथ राजस्थान के झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे हैं, राज्यवर्धन सिंह पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुधनी में सीएम शिवराज ने बढ़त बनाई हुई है और अपनी सीट पर कमलनाथ पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के राव से कांग्रेस के जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं और तेलंगाना की बात की जाए तो कामारेड्डी सीट से पीछे चल रहे हैं सीएम केसीआर। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और कामारेड्डी सीट से केसीआर पीछे चल रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। बात मध्य प्रदेश की जाए तो बुधनी पर जो उनकी सीट है उस पर शिवराज सिंह चौहान अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और कमलनाथ, जो कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो उसके मुख्यमंत्री बनेंगे, वो फिलहाल अभी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे हैं और राज्यवर्धन सिंह काफी पीछे नजर आ रहे हैं और इस पर कांग्रेस उम्मीदवार राजस्थान में आगे नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी रुझानों को देखते हुए आगे नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इन चारों ही राज्यों में कौन अपनी सरकार बनाएगा, किसका राज तलक होगा, कुछ ही वक्त के बाद ये साफ होने लग जाएगा जब ये रुझान परिणामों में परिवर्तित होने
शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल बुधनी में सीएम शिवराज सिंह ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। अपनी सीट पर दमखम के साथ वो आगे चल रहे हैं और अपनी ही सीट से बात अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमलनाथ की जाए, जो कि सीएम पद के लिए खड़े हुए हैं, वो फिलहाल पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आगे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, तेलंगाना में कांग्रेस आगे और बीआरएस बहुत पीछे नजर आ रही है। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और अपनी सीट पर कमलनाथ पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। राऊ से कांग्रेस के जीतू पटवारी पीछे हैं। और अगर तेलंगाना के चुनाव की बात कर लें, जहां से परिणाम अब थोड़े ही वक्त बाद जो रुझान आ रहे हैं वो परिणामों में परिवर्तित हो जाएंगे, तो ऐसे में कामारेड्डी सीट से सीएम केसीआर पीछे चल रहे हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस को जिस तरह से बढ़त दिखती नजर आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में अपनी जीत दर्ज करने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा कि तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है, बीआरएस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ वक्त पहले हमने ये देखा था कि कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नजर नहीं आता था। सारे ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे थी, या फिर कोई राज्य ऐसे थे जहां पर क्षेत्रीय दल गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाए हुए थे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से आगे चल रही है, तेलंगाना में बीआरएस बहुत पीछे है। देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस पीछे चल रही है और दमखम कांग्रेस भर रही थी कि वो बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसे में कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दे चुनाव से पहले उठाए। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया, लेकिन लग नहीं रहा है कि जनता को वो मुद्दा अब चाहिए। तमाम जो मुद्दे लेकर जमीनी स्तर पर कांग्रेस उतरी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं राजस्थान में आगे दिख रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, उसको लेकर शायद से बीजेपी इस बार राजस्थान कांग्रेस के हाथ से ले जाएगी। यानी कि जो इतिहास रहा है लगातार बदलने का पार्टियों का, वो इस बार भी बरकरार रहेगा। इस बार भी सत्ता बदल सकती है, लेकिन क्या कुछ होगा वक्त ये देखना शाम तक दिलचस्प होगा। आखिर कब तक किसकी सरकार बनेगी, इन आंकड़ों पर शाम तक बात की जाएगी। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो मुद्दे काफी सारे उठाए गए। बीजेपी द्वारा लाल डायरी का मुद्दा उठाया गया, तो वहीं कांग्रेस द्वारा कहा गया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे। अब दोनों ही अहम मुद्दे, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर विरोध जताती नजर आई, साथ ही एक दूसरे पे आरोपित करते नजर आए। लेकिन दिलचस्प ये होगा देखना कि आखिर राजस्थान किसके हिस्से में जाता है, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, या यूं कहें कि खुद पीएम मोदी, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ तौर पे ये कह दिया था चुनाव के समय कि प्रत्याशी की चेहरा देखकर आप मत जाइए, बल्कि वोट देने आप कमल के चेहरे पे जाइए। इसीलिए राजस्थान में आखिर किस, इसलिए उस सरकार आई, मजदूर किसान वर्ग के लोग तबाह हो गए। तो क्या करिएगा, अब खत्म हो गया। अमरीका के गहना दोबारा नहीं होना, भाजपा खत्म। और तेजस्वी बाबू, लालू बाबू, नीतीश जी कह रहे हैं कि इस बार इंडिया महागठबंधन को जिताना है। इसलिए छत्तीसगढ़ में 65 सीटें जीतेंगे हम लोग, एकदम श्योर है मेरा। केदार यादव बिहार से आए हैं, केदार यादव आरजेडी नेता। तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, इस तरह की अब गूंज सुनाई देने लगी है। चारों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसी को लेकर लगातार आपको एपीएन न्यूज पर हम अपडेट दे रहे हैं। लगातार आपको रुझानों से रुझान दिखा रहे हैं कि किस सीट पर किस पार्टी को आगे रखा जा रहा है और कौन सी पार्टी कितनी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी कहां पर पिछड़ रही है। और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं इस पूरी चर्चा को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका एक बार फिर से परिचय करवा देती हूँ। अमनप्रीत कौर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजस्थान से मनोहर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपन भारतीय वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। साथ ही साथ राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं और वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की, रुझानों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी उसी तरह से कांटे की टक्कर देती भी नजर आ रही है। अभी तक रुझानों से भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि किसकी सरकार इस बार।
देखिए, जाहिर है कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उस रुझानों में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है। यानी मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी, इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से पिछले कई दफा से चुनाव के दौरान चेहरा बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन इस बार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि आप किसी भी उम्मीदवार को न देखें, कमल के निशान पर देखें। हालांकि जिस तरह से कमल के निशान को देखने की बात कही गई, एक तरह से मैसेज दिया गया कि अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां विकास की गति तेज हुई है। हालांकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने अपने विकास कार्यों को आगे अंजाम दिया था, लेकिन उस बात को लेकर लोगों के मन में विश्वास जरूर था कि कांग्रेस सरकार जिस तरीके से अगली बार भी हो सकती है, लेकिन उनकी आपसी कलह जो है वो उन्हें धरातल से नीचे लेके धरातल पर लाकर पटक दी है और साथ साथ जिस तरीके से रुझान दिख रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त दिख रही है। यानी लोगों के मन में ये बात जरूर घर कर गई थी कि अगर आपसी कलह पार्टियों में है तो वो अस्थायी सरकार भी न दे पाएंगे, विकास के मुद्दे को आगे नहीं ले पाएंगे, और यही बात बीजेपी ने बुलाने की कोशिश की। हर बार बीजेपी ने ये बात जाहिर किया है राजस्थान में कि अगर आपसी कलह है तो आपसी देखभाल क्या करेंगे, वो आपसी कलह को ही निपटाने में कोशिश करेंगे, जनता उनकी नजरों से दूर होती जाएगी। ये बात बीजेपी ने पुरजोर तरीके से जाहिर की। कई बातें जरूर थी कि जो सरकार में सत्ताधारी दल होता है तो उसके विरोध में जाती ही है, और वही बात भी हो रही है यहाँ राजस्थान में। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ठीक है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उसके विरोध में गई है और बीजेपी के विरोध में क्यों नहीं जा रही है, बात वहां भी साफ दिख रही है कि जिस तरीके से वहां भी अंतरकलह हो रहा है, और उस अंतरकलह को लेकर देखते हुए जनता के सामने बीजेपी ने पुरजोर तरीके से ये बात पूरी तरह से तय करा दी कि सत्ता वही कर सकते हैं जो आपसी सहमति से, जिनकी पार्टियों में कहीं कोई ऐसी अशांति ना हो, जनता का लाभ वही कर सकते हैं। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने कई ऐसे काम को जो किया है जिनको लेकर जनता में बार बार हो जाते हैं, बेटी बचाओ की बातें करती हैं कई बार इस बात को लेकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उस इलाके में मामा कहे जाते हैं जी। और मामा कहने का अर्थ यही है कि वो बार बार उन जनता के बीच में और जनता के बड़े करीब कहे जाते हैं, और इसीलिए थोड़ी सी हो सकती है कि उनकी वहां बढ़त मिली है। अब लगी रही बात छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर क्यों है। छत्तीसगढ़ जिस तरीके से पहले ही जब निर्माण हुआ था उसमें आदिवासियों को बहुलता दी गई थी। बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए आदिवासियों को काफी दूर MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें सबको सोचना पड़ेगा, केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास
न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभी यहाँ चुनावी रुझान ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान से हमारे संवाददाता मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मतदान केंद्रों से किस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं? जी बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि जिस तरह से मतगणना जो हो रही है कहीं न कहीं उठापटक दोनों तरफ है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके अंदर मोटा मोटा देखा जा रहा है कि भाजपा कहीं न कहीं रुझान में आगे है, लेकिन कांटे की टक्कर है। अभी तक कई जगह पे 5 राउंड, कई जगह पे 6 राउंड मतगणना हुई है, तो दोनों में कांटे की टक्कर है। नेट टू नेट फाइट है राजस्थान के अंदर। एक तरफ कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार रुझान के अनुसार बनाने जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा लगभग अभी इसे 1 से 1.5 घंटे बाद स्पष्ट हो पाएगा। अभी कुछ मतगणना पे 5 राउंड हुए तो कहीं 6 हुए तो कहीं 4 राउंड मतगणना हुई है, तो इस तरह से अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन भाजपा के अंदर उत्साह का माहौल जरूर है, खुशी का माहौल जरूर है। जिस तरह से नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक खुशी का माहौल है। जी, भाजपा का एक बड़ा नाम है राज्यवर्धन सिंह झोटवाड़ा से, वो पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कितना फर्क लगभग अभी तक आ रहा है? जी बिल्कुल, कुछ आंकड़ा जो है राज्यवर्धन सिंह पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, लेकिन ये अभी जिस तरह से राउंड कुछ हुए हैं, मेरा कहना ये स्पष्ट है कि अभी तक 4 से 5 राउंड मतगणना हुई है, किसी जगह पे 6 राउंड हो गई है, तो लगभग एक जगह पे 20 से 25 राउंड मतगणना होनी है। तो अभी इसमें नतीजे की ओर बढ़ना या नतीजे की बात करना कहीं न कहीं गलत होगा, लेकिन जिस तरह से 15 राउंड तक आएगा आंकड़ा तो उसके बाद कहीं न कहीं नतीजे स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि बड़े चेहरे जो राजस्थान में बीजेपी के हैं वो जैसे सातोर की भी बात करें तो कहीं उठापटक चल रही, जो सांसद है वहाँ के देवजी एम पटेल वो भी कहीं न कहीं आगे पीछे हो रहे हैं, तो इस तरह से बड़े चेहरे कहीं न कहीं भाजपा के बैकफुट पे हैं। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मतगणना केंद्रों को देखते हुए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहाँ किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर सभी मतगणना केंद्रों पर निर्वाचन अधिकारी ने तमाम व्यवस्थाएं की है, सुरक्षा के लिहाज से हो चाहे और कोई व्यवस्था हो, और खुद जिला निर्वाचन अधिकारी है जगह जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद फीडबैक ले रहे हैं। और विशेष रूप से सुरक्षा के अंदर जो इस बार जाब्ता है जो पिछली बार से कहीं ज्यादा लगा है, तो व्यवस्था कहीं माकूल कर रखी है और अच्छी व्यवस्था के साथ मतगणना हो रही है और पूरा सीसीटीवी कैमरे के अंदर सारी चीजें कवरेज है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो। इन सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल मनोहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी सीधा राजस्थान से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, कि जिस तरह से राजस्थान में पूरी आपने हमें जानकारी दी उससे साफ हो रहा है कि जो परिणाम हो रहे हैं और परिणाम अब धीरे धीरे तब्दील होते जा रहे हैं, जो रुझान है उसमें, तो अब साफ तौर पर ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। सर, अगर बात राजस्थान की जाए तो एक जो रिवाज कायम रहने की जो चर्चा लगातार की जा रही थी, लगातार होती रही है, ये रिवाज कायम है अभी तक, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से दावे वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे वादे किए गए थे, जो जनता है उसको क्या कुछ ऐसा भाया कि ये जो रिवाज है इसे कायम रखा गया और कांग्रेस की सरकार फिलहाल आती नजर नहीं आ रही है रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए, राजस्थान में तो एक परंपरा रही है जी, छत्तीसगढ़ में भी रही है कि जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार रही है दोबारा नहीं लौट पाई। शायद एंटी कॉम्बेंसी होती है, जब 5 साल कोई सरकार रह जाती है तो सत्ता के खिलाफ एक लहर होती है। यही लहर केसीआर की भी पार्टी के साथ, केसीआर ने तो बल्कि राज्य बनवाया था, तेलंगाना जो राज्य बना उनके आंदोलन की वजह से बना।
उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को नाको दम से मजबूर किया था, जो हालात, जो आंदोलन था, उसमें हैदराबाद से लेकर पूरे तेलंगाना ठप हो जाता था। जनता ने उनको मौका दिया, जनता ने उनको मौका दिया कि ये वहां पर वो सरकार चलाए। तो पहली बार में तो कोई बात नहीं है, चलिए 5 साल दोबारा उनको मौका मिला। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगे, कांग्रेस ने गंभीर रूप से इल्जाम लगाया, बीजेपी ने भी लगाया कि परिवारवाद को उन्होंने जबरदस्त बढ़ावा दिया। बेटा बेटी सभी को उन्होंने, बल्कि बहुत सारे करीबी रिश्तेदारों को भी उन्होंने टिकट दिए और उनको सत्ता में भागीदार बनाया। उनके पुत्र तो मंत्री भी थे उनकी सरकार में। तो अब ये उनकी तुलना में देखा जाए, मैं यदि राजस्थान की बात करूं, जी, राजस्थान में अशोक गहलोत को इस बात का अंदाजा था कि एंटी कॉम्बेंसी है और सचिन पायलट से जो उनके रिश्ते जो खराब हैं, उसका भी कहीं न कहीं मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए, देखिए आप गौर कीजिएगा, बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी एक जैसी दिखती है। ये महिलाओं को पटाने का बहुत प्रयास करते हैं कि महिलाओं को कैसे उनको स्कीम देकर उनको पार्टी का रुझान अपनी ओर किया जाए, जैसे सस्ता सिलेंडर और 400 साढ़े 400 के रेट से देने की घोषणा दोनों पार्टियों ने की। 50 रुपए का अंतर है। ये क्यों किया गया? क्योंकि इनका वोट बैंक बहुत बड़ा है और इस 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर संसद में महिला आरक्षण बिल पास किया गया, जो कानून में तब्दील हो गया है। मतलब कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना ही है। तपन जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ कुलदीप मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपके पास भी मैं वापस लौटूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे।